आज हम चर्चा करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत संस्वीकृति कन्फेशन पर। संस्वीकृति कन्फेशन शब्द की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं नहीं दी गई है। संस्वीकृति से संबंधित जितने भी उपबंध हैं वह स्वीकृति शीर्षक के अंतर्गत दिए गए हैं। इससे विधि वेत्ताओं का यह आशय प्रकट होता है कि वह स्वीकृति तथा संस्वीकृति की परिभाषा की दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं रखना चाहते थे। धारा 17 में दी गई स्वीकृति की परिभाषा संस्वीकृति पर भी लागू होती है और धारा 17 में स्वीकृति को एक ऐसा कथन बताया गया है जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है। अगर ऐसी कोई स्वीकृति दीवानी कार्यवाही के संबंध में की जाती है तो इसे केवल स्वीकृति कहते हैं और यह ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाए जिस पर किसी अपराध का आरोप हो तो इसे संस्वीकृति कहते हैं। साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जो परिभाषा संस्वीकृति की निकलती है वो ये है कि संस्वीकृति ऐसी स्वीकृति को कहते हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जिस पर किसी अपराध का आरोप है और जो किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करती है। जो अनुमान उसका कथन इंगित करे वह कम से कम यह होना चाहिए कि उसने कोई अपराध किया है। संस्वीकृति शब्द की जो परिभाषा स्टीफन्स ने अपनी डाइजेस्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस में दी है कि संस्वीकृति ऐसी स्वीकृति को कहते हैं जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई है जिस पर किसी अपराध का आरोप है और जो प्रकट करती है या अनुमान इंगित करती है कि उसने कोई अपराध किया है। यह कहा जा सकता है कि दोषिता को स्वेच्छया और प्रत्यक्ष मान लेना ही संस्वीकृति है। पकाला नारायण स्वामी बनाम एम्परर के मामले में प्रीवी काउंसिल ने यह अवलोकन किया कि संस्वीकृति ऐसी होनी चाहिए जिससे या तो अपराध को दोषपूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया हो और या कम से कम अपराध से संबंधित करीब करीब सभी तथ्य स्वीकार कर लिए गए हों। किसी एक ऐसे तथ्य को स्वीकार करना जो गंभीर रूप से और चाहे निश्चायक रूप से अपराध में फंसाने वाला हो वह इतने से ही संस्वीकृति नहीं हो सकता। संस्वीकृति का प्रारूप कैसा होना चाहिए? संस्वीकृति किसी भी फॉर्म में किसी भी प्रारूप में हो सकती है, न्यायालय में हो सकती है और ये न्यायिक संस्वीकृति कही जाएगी। किसी भी व्यक्ति के प्रति न्यायालय के बाहर भी संस्वीकृति हो सकती है और इसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहा जाएगा। संस्वीकृति स्वयं के साथ बातचीत से भी पैदा हो सकती है और यदि कोई सुन ले तो वो भी इसका साक्ष्य दे सकता है। साहू बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में अभियुक्त पर आरोप था कि उसने अपनी बहू की हत्या की थी। वह उसके साथ सदैव से ही लड़ा करता था और हत्या के दिन घर से निकलते समय वह बड़बड़ा रहा था और उसे कहते हुए सुना गया कि मैंने उसे मिटा दिया और उसके साथ ही रोज के झगड़े भी मिटा दिए। यह कथन संस्वीकृति माना गया और इसका साक्ष्य स्वीकार किया गया क्योंकि संस्वीकृति के सुसंगत होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि इसे किसी अन्य व्यक्ति के प्रति किया जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 24 से 30 में संस्वीकृति कन्फेशन से संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। धारा 24 ये कहती है कि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है। अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा की गई संस्वीकृति दांडिक कार्यवाही में विसंगत होती है यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में वह ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के द्वारा कराई गई है जो प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दिया गया है और जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त हो कि वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए उसे युक्ति युक्त प्रतीत होने वाले आधार देती है कि उसे ऐसा करने से वह अपने विरुद्ध कार्यवाहियों के बारे में ऐहिक रूप से कोई फायदा उठाएगा या ऐहिक रूप से किसी बुराई का परिमार्जन कर लेगा। धारा 25 पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति के बारे में है कि पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित ना किया जाना। किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित ना की जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात धारा 25 में बताई गई है।
धारा 26 पुलिस की कस्टडी में अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त के द्वारा की गई संस्वीकृति के बारे में प्रावधान करती है कि पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त के द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना। कोई भी संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित ना की जाएगी जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में ना की गई हो। किसी अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी बात साबित की जा सकेगी, इससे संबंधी प्रावधान धारा 27 में दिया गया है। धारा 27 कहती है कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी, परंतु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से उतनी, चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी एतद द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी। धारा 26 और 27 आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं कि धारा 26 तो ये कहती है कि पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त के द्वारा जो संस्वीकृति की जाती है उसे उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा, लेकिन धारा 27 इसे एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है और उसके द्वारा कोई जानकारी दी गई है और उस जानकारी के परिणाम स्वरूप किसी तथ्य का पता चलता है, तो पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित कथन का संस्वीकृति को साबित किया जा सकेगा। धारा 28 उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति के बारे में प्रावधान करती है कि वह सुसंगत है। कि यदि कोई संस्वीकृति जैसी धारा 24 में निर्दिष्ट है, न्यायालय की राय में उसके मन पर प्रभाव के जो किसी ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से कारित हुआ है उसके पूर्णतः दूर हो जाने के पश्चात की गई है, तो वह सुसंगत है। धारा 24 कहती है कि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के द्वारा कराई गई संस्वीकृति विसंगत है, जबकि धारा 28 कहती है कि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात अगर कोई संस्वीकृति की जाती है तो वह सुसंगत होगी। धारा 29 कहती है कि अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति का गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत ना हो जाना। यदि ऐसी संस्वीकृति जो अन्यथा सुसंगत है तो वह केवल इसलिए कि उसे गुप्त रखने के वचन के अधीन या उसे अभिप्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अभियुक्त व्यक्ति से की गई प्रवंचना के परिणाम स्वरूप या उस समय जबकि वह मत था की गई थी, अथवा इसलिए कि ऐसे प्रश्नों के चाहे उनका रूप कैसा ही क्यों ना रहा हो उत्तर में की गई थी जिनका उत्तर देना उसके लिए आवश्यक नहीं था, अथवा केवल इसलिए कि उसे यह चेतावनी नहीं दी गई थी कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं था और कि उसके विरुद्ध उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, विसंगत नहीं हो जाती। धारा 30 साबित संस्वीकृति को उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है, विचार में लेना संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान करती है। ये धारा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस धारा के अनुसार जबकि एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हैं तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गई संस्वीकृति को साबित किया जाता है, तब न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध तथा ऐसी संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकेगा। इस धारा में प्रयुक्त अपराध के अंतर्गत उस अपराध का दुष्प्रेरण या उसे करने का प्रयत्न भी आता है। धारा 30 एक महत्वपूर्ण नियम के बारे में बताती है कि साबित संस्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित
अन्य व्यक्ति को प्रभावित करती है तब क्या उसे विचार में लिया जाएगा? तो ये कहती है कि विचार में लिया जा सकेगा। इस धारा के साथ दो महत्वपूर्ण दृष्टांत भी दिए गए हैं जो इसको बताते हैं विस्तार से। कि दृष्टांत ए कहता है कि ए और बी को सी की हत्या करने के लिए संयुक्तता विचारित किया जाता है, अर्थात उनका जॉइंटली ट्रायल हो रहा है। ये साबित किया जाता है कि ए ने कहा कि बी और मैंने सी की हत्या की। बी के विरुद्ध इस संस्वीकृति पर, इस कन्फेशन पर के प्रभाव पर न्यायालय विचार कर सकेगा। दूसरा दृष्टांत है कि सी की हत्या करने के लिए ए का ट्रायल हो रहा है, विचारण हो रहा है। ये दर्शित करने के लिए साक्ष्य है कि सी की हत्या ए और बी के द्वारा की गई थी, और यह कि बी ने कहा था कि ए ने और मैंने सी की हत्या की है। न्यायालय इस कथन को ए के विरुद्ध विचारणार्थ नहीं ले सकेगा, क्योंकि बी यहाँ पे संयुक्तता विचारित नहीं हो रहा है, जो उनका ट्रायल हो रहा है वो जॉइंटली नहीं हो रहा है। तो इस धारा के अनुसार केवल ऐसी साबित संस्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती हो, उसे न्यायालय में विचार में ले सकता है, न्यायालय उसको विचारार्थ ले सकता है। धारा 30 के अंतर्गत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 30 के अंतर्गत। तो ये संस्वीकृति से संबंधित प्रावधान है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 24 से 30 में वर्णित है।